और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बारे में पूरे YouTube पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसी एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको आज 5 स्किल बताऊंगा जो एक्चुअली में मैटर करती है 2026 में। अगर पैसे नहीं है तो जुगाड़ कर लेना भाई, लेकिन मैं वो सर्टिफिकेशन सबको बोलूँगा जो भी डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा रहे हैं। ये सब आपको पता होगा ना तो आप 90% लोगों से आगे रहोगे। पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू लिए हैं और एक चीज़ मैंने कई बार नोटिस की है, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में इतनी सारी स्किल्स हैं, टूल्स एंड सर्टिफिकेशन है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि किस पर फोकस करना है। कोई पाइथन सीख रहा है, कोई मशीन लर्निंग सीख रहा है और कोई सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन ही किया जा रहा है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गलत चीज़ों पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 5 स्किल बताऊंगा जो 2025 में एक्चुअली में काम करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बारे में पूरे YouTube पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम शिवम है। मैं पिछले 12 साल से IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और अभी मैं एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट एक MNC में काम कर रहा हूं। मैं डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू भी लेता हूं और रियल प्रोजेक्ट्स पे काम भी करता हूं। तो इसी एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको आज 5 स्किल बताऊंगा जो एक्चुअली में मैटर करती है 2026 में। और हाँ, इसमें मैंने एक्सेल को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ डेटा एनालिस्ट एक्सेल आपकी फाउंडेशन होना चाहिए। एक्सेल तो बेसिक है, वो तो आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्किल से जो है SQL। स्किल नंबर 1, SQL। अगर आज मुझे केवल एक स्किल चूज़ करनी है तो मैं SQL ही चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम जो डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आपको SQL के थ्रू ही करना रहता है, जैसे डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग, कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना, ये सब काम आपको SQL में करना रहता है। पर लेकिन अब आप बोलोगे कि ये सब तो काम हम पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं कि टेबल बनाओ, व्यूज़ बनाओ और पावर क्वेरी में इनको ले लो, डेटा क्लीनिंग हम वहाँ भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप बहुत छोटे डेटा सेट से स्टार्ट करते हो या आप प्रैक्टिस करते हो, आप एज अ फ्रेशर कोई एक प्रोजेक्ट लेते हो तो वो डेटा सेट इतना बड़ा नहीं होता, मतलब छोटा डेटा सेट होता है। बट आप कंपनी लेवल पर जब आप काम करते हो तो डेटा सेट का साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब कंपनीज को एट लास्ट 2-2 साल से 3-3 साल से ऊपर का डेटा नहीं ले सकते वो। तो उस केसेस में क्या होता है कि आप हर चीज़ जो है वो पावर BI में नहीं कर सकते, जैसे कि जो डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा क्लीनिंग वाला टास्क है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो पावर BI में करने जाओगे तो परफॉर्मेंस एकदम लो हो जाएगी। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्ट क्वेरी, इंपोर्ट मोड की जगह डायरेक्ट क्वेरी या लाइव मोड यूज़ करते हैं। एंड देन अगर हम डायरेक्ट क्वेरी या लाइव मोड यूज़ कर रहे हैं तो उस केसेस में हमको मोस्टली काम, तो बहुत सारा काम है जो डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा का जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो सब हमको SQL के थ्रू ही करना पड़ता है। इसलिए मैं डेटा एनालिस्ट की फील्ड में अगर आप आ रहे हो और नंबर 1 अगर स्किल और एक ही स्किल अगर चूज़ करना है मुझे तो मैं सबसे पहले SQL ही चूज़ करूँगा। मेरी लिस्ट में जो सेकंड स्किल है वो कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। मेरी सेकंड स्किल है कम्युनिकेशन। और ऑनेस्टली अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और आप देखोगे स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिस्ट, आपको कोई भी कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया है और मैं खुद देखता हूँ जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ। मैं इसको आपको इस स्किल को मैं 2 पार्ट में बताऊँगा कि एक एज अ फ्रेशर आपको क्या दिक्कतें आती हैं अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, और एक एज अ एक्सपीरियंस आपको क्या दिक्कत आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी बात कह पाओ या फिर दूसरे की बात समझ पाओ। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, एज अपन एक फ्रेशर की बात करते हैं कि फ्रेशर में क्या दिक्कत आती है, अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है और फ्रेशर को क्या दिक्कत आती है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, मैं और मेरा मैनेजर था, ठीक है। तो उस बंदे का SQL ठीक था। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा था कि जब मैं कोई SQL का प्रॉब्लम उसको दे रहा था सॉल्व करने के लिए, मैं क्या करता हूँ कि टीम्स में क्वेश्चन देता हूँ और एक टेबल देता हूँ जो डेटा उसमें रहता है और मैं देता हूँ कि ये क्वेश्चन है। अब जब मैं ये क्वेश्चंस दे रहा था तो वो अच्छे से आंसर दे पा रहा था, मतलब कि वो क्वेरी लिख पा रहा था, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था बट इतना हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि उसका लॉजिक सही है। बट जब मैं कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था SQL को लेकर या फिर जैसे उसके प्रोजेक्ट को लेकर मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसको समझ नहीं आ रहा था, और जब वो आंसर भी दे रहा था ना तो वो कुछ अलग ही आंसर दे रहा था उस क्वेश्चन का। और प्लस कभी कभी ना मतलब उसने जैसे 1-2 वर्ड हिंदी के भी यूज़ कर दिए। तो मेरे मैनेजर का साफ ये था कि भाई इसका कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, क्लाइंट अपन को आगे ले जाने नहीं देगा, भले ही इसका SQL ठीक है लेकिन हम इस कैंडिडेट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज कम्युनिकेशन वीक है। तो ये तो तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए एज अ फ्रेशर कि आप अपना प्रोजेक्ट्स बता पाओ, आप अच्छे से उनकी बात, इंटरव्यूअर की बात सुन पाओ और आप अपनी बात समझा पाओ, एटलीस्ट इतना आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप फ्लुएंट हो, एज ए एक्सपीरियंस हो और आपका कम्युनिकेशन में दिक्कत है
तो क्या दिक्कत आती है, जैसे मेरे साथ में यही दिक्कत थी। जब मैंने एज अ डेटा एंट्री जॉब कर रहा था मैं, तो मेरे मैनेजर ने बोला कि मैं नाइट शिफ्ट में गया काम करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक पूरा प्रोसेस मुझे अकेले देखना था। बट उस प्रोसेस में क्या होता था कि डेली एक कॉल होता था, ठीक है, पूरे अमेरिकन्स लोग रहते थे और उनको वो सब कोई कॉल पे आते थे और अपना अपना स्टेटस देते थे। अब उस कॉल में मेरे मैनेजर ने बोला कि तुम जाओ और वो अटेंड करना और ऐसा ऐसा देखना, मुझे बताना। अब मैं 2 महीने तक उस कॉल में डेली किया, मैंने सिंगल वर्ड नहीं बोला और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। अब एक दिन क्या हुआ, मेरे मैनेजर ने और उसमें पूछते थे वो कि इस टीम से किसी ने ज्वाइन किया है क्या, इस टीम से किसी ने ज्वाइन किया, बट मैं कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, एक्सटेंशन के थ्रू कॉल होता था, टीम्स के थ्रू कॉल नहीं होता था, ठीक है। तो एक्सटेंशन हम लोगों के पास में रहता था फ़ोन, उसके थ्रू कॉल होता था, तो उसमें ये नहीं समझ में आता था लोगों को कि ये किसने ज्वाइन किया है, ठीक है, मतलब नाम नहीं आता था उसमें उस टाइम पे, मतलब जब आप एक्सटेंशन से कॉल करते थे। तो मैं 2 महीने तक मैंने कुछ बोला ही नहीं उस कॉल में, इसी डर के मारे कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं अपने थॉट्स को, मतलब मुझे क्वेश्चंस रहते थे बट मैं अपने थॉट्स को कन्वे ही नहीं कर पाता और मुझे डर भी लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, प्लस मुझे उनकी बातें भी नहीं समझ में आती थी। तो मेरे मैनेजर ने एक दिन कॉल ज्वाइन कर लिया, मतलब उसने भी कॉल ज्वाइन कर लिया अपना मीटिंग ग्रुप से। अब उसने जब उसको पूछ रहे थे तो मैंने नहीं बोला, जब मेरी टीम के बारे में या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो फिर उसको मजबूरन बोलना पड़ा। अब जब उसने बोला तो मुझे समझ में आया कि इसने ज्वाइन किया है, अब ये मेरी क्लास लेगा। उसने मुझे बुलाया, उसने बोला कि भाई तुम क्यों नहीं बोलते, ऐसा ऐसा। उसने 2-3 बार और नोटिस किया था, इसलिए उसने ज्वाइन किया, क्योंकि मतलब जो कॉल अरेंज करते थे उन्होंने बोला था कि भाई इस टीम से कोई नहीं ज्वाइन करता, जबकि मैं तो 2 महीने से कर रहा था, ठीक है। मेरा मैनेजर देखता भी था कि मैं कॉल पे हूँ, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मैं कॉल पे, तो उसने मुझसे क्या बोला कि ठीक है, मैंने उसको अपनी परेशानी बताई कि मुझे कम्युनिकेशन में दिक्कत जा रही है, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती, एक तो उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए कि आप एटलीस्ट सामने वाले की बात समझ पाओ और अपनी बात सामने वाले को समझा पाओ। तो ये दिक्कतें आती है कि कम्युनिकेशन अगर आपके पास में एज ए स्किल नहीं है तो। अब तीसरी स्किल वो है इस लिस्ट में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। मेरी तीसरी स्किल है पावर बीआई। और ऑनेस्टली अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो पावर बीआई मस्ट हैव स्किल है, लेकिन पावर बीआई सीखना और पावर बीआई आने में बहुत डिफरेंस है। क्या होता है कि फ्रेशर्स क्या करते हैं कि एक फैंसी सा डैशबोर्ड बना दिया, उन्होंने एक डेटा सेट उठाया या किसी को कॉपी कर लिया और ज़्यादा फोकस किया, जब वो पावर बीआई सीखते हैं ज़्यादा फोकस किया कि अच्छे से विजुअल्स बनाते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंटेबल हो जाए और बहुत अच्छा फैंसी सा लगे। बट बिलीव मी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विजुअल्स डैशबोर्ड बनाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बट पावर बीआई के इंटरव्यू को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं। जैसे पहली है आप डेटा मॉडलिंग, मतलब आपको डेटा मॉडलिंग का नॉलेज होना चाहिए। डेक्स दूसरी चीज़ है, आपको रो लेवल सिक्योरिटी पता होना चाहिए, बुक्स मार्क पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए अपने यहाँ पावर बीआई डेस्कटॉप वाला। एंड देन पावर बीआई सर्विस का नॉलेज होना चाहिए कि आप रिपोर्ट्स को कैसे पब्लिश कर सकते हो, आप शेयर कैसे करते हो, ऐप्स कैसे बनता है, लिंक्स कैसे जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपने अगर सीखी पावर बीआई में तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यूज़ में। अब ये सब चीज़ें कैसे सीख सकते हो अगर आप फ्रेशर एज तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी बोला है, जो सर्टिफिकेशन वाला वीडियो मैं यहाँ लिंक कर दूँगा, तो आप वो जाके देखो। मैंने उसमें भी बोला है कि अगर आप वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको ये सब चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी, विजुअल्स भी सीखने को मिलेंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट विजुअल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल डेटा मॉडलिंग में आप ये जाके सीखो मैनी टू मैनी रिलेशन क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिजॉल्व कैसे करते हैं, 1-to-1 क्या होता है, 1-to-many क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होती है, ग्रैनुलरिटी क्या होती है डेटा मॉडलिंग में। ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी ना, और ये बहुत कुछ फैंसी चीज़ें नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये आप ऐसे भी जाके मतलब जाओगे अगर और यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप एक वीडियो भी देख लोगे ना, आपको उसमें समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। फिर आप अपना उसमें प्रैक्टिस कर लो उस चीज़ को कि भाई हाउ टू रिजॉल्व मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, ये डेटा मॉडलिंग में आपको सीखना पड़ेगा। डेक्स में भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बहुत फैंसी बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक आना चाहिए, आपको बेसिक फार्मूलेज होते हैं हर जगह के लिए, तो वो सीख लो आप। जैसे कैलकुलेट हुआ, समराइज हुआ, ऐसे बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं जो बेसिक्स होते हैं, वो बस सीख लो। आप 90% लोगों से आगे हो जाओगे। देन आप पावर बीआई सर्विसेज में मान लो आप नहीं जा पा रहे हो, नहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो उसकी वीडियोस देख लो कि कैसे शेयर होता है, पावर बीआई को हम कैसे पब्लिश करते हैं, शेयर कैसे होती हैं फाइल्स, ऐप्स कैसे बनता है, रोल्स क्या क्या होते हैं, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर वगैरह, ये सब क्या होता है,
ये सब आपको पता होगा ना, तो आप 90% लोगों से आगे रहोगे। और ये सब आप सीख सकते हो वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन करके। अगर पैसे नहीं है तो जुगाड़ कर लेना भाई, लेकिन मैं वो सर्टिफिकेशन सबको बोलूँगा जो भी डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा रहे हैं और पावर बीआई की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं। पावर बीआई केवल एक विजुअल टूल नहीं है। लोग बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं कि ओके विजुअल यहाँ से बटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पावर बीआई को अगर असली में अंडरस्टैंड किया जाए, उसकी पूरी कैपेबिलिटीज़ जो है वो कंपनीज़ में यूज़ होती हैं, और वो और जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो डेटा मॉडलिंग, डैक्स, आपकी ये सब कैपेबिलिटीज़ हैं मोस्टली। अपना रो लेवल सिक्योरिटी, सर्विसेज, तो ये सब सिक्योरिटी वर्क स्पेस क्या होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पावर बीआई स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है। मैंडेटरी स्किल है, मतलब मस्ट हैव स्किल है, लेकिन उसको अच्छे से सीखना है। मतलब पावर बीआई आना या सीखने में से बहुत अंतर होता है कि आपको एक्चुअल में कैसे आता है। ठीक है, तो ये सब पे ध्यान देना। अब मेरी जो अगली स्किल है उसने पिछले कुछ सालों में अपनी बहुत इंपॉर्टेंस गेन की है, और वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मेरी चौथी स्किल है एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और मैं कोई अलग से सर्टिफिकेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इस स्किल के लिए इतना बोलूँगा कि आपको एआई को अच्छे से यूज़ कैसे करना है वो आना ही चाहिए आजकल। क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर डेटा एनालिस्ट एआई यूज़ कर रहा है। मैं खुद डेली यूज़ करता हूँ, सीक्वल का कोड लिखवाता हूँ, पाइथन का कोड लिखवाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करवाता हूँ, कभी कभी डीबगिंग भी करवाता हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ पर्सनली नोटिस की है मैंने कि अगर आप एआई को सही तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तो वो आपको वेग आंसर देगा। कभी कभी जब मैंने स्टार्ट किया था एआई यूज़ करना, तो जब मैं उससे अपना कोड लिखवाने की कोशिश करता था तो मुझे पूरा दिन निकल जाता था, और मुझे कोड भी नहीं समझ में आता था, और मुझे आउटपुट भी नहीं मिलता था, मुझे वेग आउटपुट मिलता था। तो एट द एंड मुझे खुद से ही वो करना पड़ता था, पूरा दिन भी वेस्ट हुआ और प्लस मुझसे खुद से भी वो करना पड़ा। फिर धीरे धीरे जब मैं यूज़ करता गया और मैंने थोड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा भी, मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी उसके बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, कि एआई को अच्छी तरीके से अगर अपन कॉन्टेक्स्ट देंगे, अच्छी तरीके से कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके क्वेश्चन पूछेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, तो अच्छे से आंसर मिलता है। फिर मैंने धीरे धीरे वो चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करी और मेरा धीरे धीरे प्रॉम्प्टिंग स्किल अच्छी हुई। जब मेरी वो प्रॉम्प्टिंग स्किल अच्छी हुई तो आज की डेट में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोई चीज़ अगर मुझे एआई से करवानी है, तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब इंटरव्यूज़ होंगे डेटा एनालिस्ट के लिए, तो ये एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी एक टेस्ट होगा या क्वेश्चंस होंगे, मुझे ऐसा लगता है आगे वाले इंटरव्यूज़ में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज की डेट में बहुत इफेक्टिव स्किल बनती जा रही है, जो कि आपको कंसीडर करनी ही चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हो। आने वाले समय में डिफरेंस आपका यही रहेगा कि जिनको अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है या एआई यूज़ करना आता है वो लोग आगे रहेंगे, और जिनको नहीं आता वो लोग पीछे रहेंगे। अब मेरी जो लास्ट स्किल है वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्किल है। आपको कोई भी क्रिएटर या कोई भी यूट्यूबर आपको ये स्किल बताते हुए नहीं दिखेगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। अब मेरी जो पांचवी स्किल है वो है अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट डेटा जर्नी एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स 2 to 3 स्किल्स। नाउ अब मेरा इससे क्या मतलब है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्रेशर का डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और अब मैं उसका एक पावर बीआई डैशबोर्ड देख रहा हूँ। मैंने उसको पूछा कि इसका डेटा सोर्स क्या है, उसने बोला सीक्वल। अब मैं इसी आंसर को अगर आप ऐसे बोलोगे, मैंने उसको पूछा, फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका इसका डेटा सोर्स क्या है, तो आप उसका बोलोगे कि इसका डेटा सोर्स सीक्वल है। बट ये स्टार्टिंग कैसे हुआ था कि मैंने एक वेबसाइट का डेटा था, मैंने पाइथन और सेलेनियम यूज़ करके उसको स्क्रैप किया और उसको एक्सेल में स्टोर किया। देन वहाँ से मैंने इसको सीक्वल में लिया, वहाँ पे मैंने टेबल्स एंड व्यूज़ बनाए, सारा डेटा क्लीनिंग का काम वहीं किया, डेटा मैनिपुलेशन का काम किया। देन फिर मैंने पावर बीआई में लिया और उसका डेटा मॉडलिंग मैंने पावर बीआई में किया, डेक्स वगैरह बनाया और डोमेन्स के थ्रू ये केपीआईज और विजुअल डिसाइड किए थे। अब आप बताओ कि दोनों में कितना कितना अंतर है, राइट? जो मुझे सेकेंड आंसर देगा वो ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरी डेटा जर्नी पता है कि आपने पावर बीआई में एक डेटा शो कर रहे हो, बट आपका पावर बीआई का जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में लो, मेरा जो डेटा है वो SAP से आता है, SAP से आके वो डेटाब्रिक्स में आता है, डेटाब्रिक्स में आके हम लोग उसको डेटा मैनिपुलेट क्लीनिंग वो सब करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायमेंशन और फैक्ट बनाते हैं। देन इसको हम ले जाके पावर बीआई में कनेक्ट करते हैं। पावर बीआई में इसका डेटा मॉडलिंग होती है, डेक्स क्रिएट होता है एंड विजुअल क्रिएट होता है, एंड एट द एंड वो क्लाइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये डेटा जर्नी बताई आपको, ऐसे ही डेटा जर्नी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप इंटरव्यू में आप बताओगे ये
कि मेरी डेटा जर्नी ये थी, या मेरे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते टाइम पे ये बताओगे। मेरा ये डैशबोर्ड है जो एक फाइनल आउटपुट है, बट इसका डेटा जो है वो ऐसे मैंने कलेक्ट किया था और ऐसे मैंने क्लीनिंग किया था, तो ज़्यादा अंतर पड़ेगा। मतलब आपने खुद देखा कि मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, और जो सेकंड वाला मैंने एग्जाम्पल बताया जिसमें पूरी डेटा जर्नी बताई, उसमें कितना अंतर है। आप डायरेक्टली इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाओगे इस एक पर्टिकुलर स्किल से। मैं ये स्किल मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि ये ना सबके पास नहीं होता है, मतलब लोग नहीं बताते। इवन एक्सपीरियंस बंदे भी, अगर आप एक्सपीरियंस बंदों का भी इंटरव्यू लेने जाओ ना, तो वो भी सबसे पहले यही बोलेंगे कि डेटा सोर्स तो ये SQL था। देन आपने उनसे पूछो कि आपने SQL पे कुछ किया था? मैंने कहा नहीं, मैंने मोस्टली पावर BI पे ही काम किया था मैंने। ठीक है, आपने नहीं काम किया, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। तो उनसे पूछो कि भाई डेटा कहाँ से आ रहा है? नहीं, वो डेटा इंजीनियरिंग वाली टीम रहती है, वो डेटा लिख के आती है। ठीक है, लेकिन आप कभी डेटा इंजीनियरिंग टीम के पास में बैठे, आपने अंडरस्टैंड किया कि ये डेटा कैसे आता है, वो डेटा को कहाँ, कैसे, किस बेसिस पे क्या कहते हैं, क्लीन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम टेक्निकल लेवल पे, लेकिन एक मोटी अंडरस्टैंडिंग तो होती है इंसान को। आर्किटेक्चर तो आपको पता ही होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का, कि आर्किटेक्चर क्या है, कहाँ से क्या डेटा आ रहा है। ये तो बेसिक नीड है। मेरा वही कहना है कि ये स्किल जो है ना, बहुत अंडररेटेड है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट प्रोजेक्ट को समझना, प्रोजेक्ट की पूरी डेटा जर्नी पता होना, प्रोजेक्ट के बारे में एक छोटी माइन्यूट डिटेल्स पता होना और उसको एक्सप्लेन कर पाना, ये बहुत बड़ी स्किल है आपका इंटरव्यू निकालने में। आपने खुद देखा मैंने जो एग्जाम्पल दिया। तो फाइनल टेक अवे है कि 2026 में अगर मुझे कोई 5 स्किल डिसाइड करनी है जो एक्चुअली मैटर करती है और मुझे बहुत फोकस रहना है, मुझे नहीं भटकना है कहीं पे, तो मैं इन 5 स्किल पे फोकस करूँगा। पहले मैं बोल देता हूँ, एक्सेल बेसिक है, वो तो आना ही चाहिए, मैंडेटरी है। देन अगर वो 5 स्किल के बारे में बात करूँ तो मैं वही बोलूँगा कि SQL, कम्युनिकेशन, पावर BI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड AI को ये कैसे यूज़ करना है। एंड देन आपकी डेटा जर्नी आपको पता होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट की डेटा जर्नी पता होनी चाहिए, और एक ऐसा प्रोजेक्ट उसी में ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें 2-3 स्किल्स इन्वॉल्व हों। तो मल्टीपल स्किल, अगर आप फ्रेशर और डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मल्टीपल स्किल्स के पीछे भागना बंद करो, इन चीज़ों पे फोकस करो। बिलीव मी, आपका इंटरव्यू निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पावर BI में किस किस चीज़ों पे फोकस करनी, डेटा मॉडलिंग, DAX और सर्विसेज के पार्ट में फोकस करना है। SQL में क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई हम सब कुछ काम कर देते हैं पावर BI में और हम केवल टेबल ऑफ व्यू बना देंगे और बस पावर क्वेरी के थ्रू कर लेंगे। नहीं, आपको SQL में पता होना चाहिए। जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज SQL। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए कि कैसे अच्छे से कॉन्टेक्स्ट दे सके, क्या प्रॉम्प्ट दे सके, तो जिससे AI आपका काम फास्ट कर पाए और अच्छे से कर पाए, क्योंकि वो वेग आंसर ही बहुत देता है अगर आप अच्छे से उसको नहीं बताओगे क्या करना है। देन कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए कि हम सामने वाला क्या बोल रहे हो, हम सामने वाले को बता पाएँ कि हम क्या बोलना चाहते हैं। देन लास्ट स्किल कि आपको डेटा जर्नी आपके बारे में आपको पूरी पता होनी चाहिए। अब अगर मेरे पास में 100 आवर्स हैं मैं एज अ फ्रेशर और मुझे डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मैं किस स्किल को कितने आवर्स दूंगा, मैं वो बताता हूँ। मैं 40 घंटे SQL को दूंगा 100 में से। देन फिर मैं 30 घंटे पावर BI को दूंगा, 15 घंटे मैं पाइथन को दूंगा, 10 घंटे मैं एक्सेल को दूंगा और 5 घंटे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और AI को कैसे यूज़ करना है वो उसमें दूंगा। तो ये आपको डेटा एनालिस्ट का एक रोड मैप भी बन गया। अब ये कोई एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने बस आपको ये आइडिया दिया कि मैं किस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और किस ऑर्डर में दूंगा। और अगर आप पावर BI सीख रहे हो, और मैं आपको वही बोलूँगा कि आप मेरा वो सर्टिफिकेशन वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं यहाँ पे पिन एक बार फिर से कर दूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके वो सर्टिफिकेशन वाला वीडियो देखो, वो 2 सर्टिफिकेशन कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत हेल्प होगी। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप इन 5 स्किल्स में से आप कौन सी स्किल्स पे काम कर रहे हो। SQL, पावर BI, कम्युनिकेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या डेटा जर्नी, या एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जो आपकी 2-3 स्किल्स इन्वॉल्व हों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अपने कमेंट्स, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट्स में डालना, मैं मोस्टली कमेंट्स का आंसर करता हूँ। आप जाके देख भी सकते हो मेरे पुराने वीडियोज़ में। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।